बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग और इसका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है CS 304P दोनों की प्रिपरेशन करवाऊंगा। आज की ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ना सिर्फ आप जो है वो CS 304 बल्कि CS 304 जो P है उसकी भी 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों ये जितना भी मैं आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स दिखाने जा रहा हूँ या जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा और या जो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनके लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं विद कोडिंग, तो ये आपको सारा कुछ कहाँ से मिलेगा दोस्तों? ये आपको मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से। हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर देंगे। आपने दोस्तों हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पास्ट पेपर्स का। आपने पास्ट पेपर्स के अंदर ये फाइनल टर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आप फाइनल टर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों फाइनल टर्म पेपर्स प्रिपरेशन वीडियोस। आप इस लिंक पर जाकर हमारी तमाम की तमाम इस दफ़ा की फाइनल टर्म प्रिपरेशन की जितनी भी वीडियोस अपलोड अब तक हो चुकी हैं वो सारी यहाँ से वॉच कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको KST लर्निंग के डिफरेंट हाईलाइटेड हैंडआउट्स या उसके सॉल्व पेपर चाहिए तो आप यहाँ पे KST लर्निंग सॉल्व पेपर के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल कर दी गई हैं। और इसी जगह पे आपको आज इंशाल्लाह जो है वो CS 301 के नीचे CS 304 की जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं वो भी अवेलेबल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा CS 304 और CS 304 प्रैक्टिकल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नाम भी बता दी जाएंगे। उनका जो कोडिंग है वो भी सारी आपको इसी जगह पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो हमारी इस वेबसाइट को भी मस्ट जो है बुक मार्क कर लें अपने लैपटॉप के अंदर या अपने PC के अंदर, और साथ साथ हमारे चैनल KST लर्निंग को मस्ट सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों मैं आपको प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूँ CS 304 और CS 304 प्रैक्टिकल के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस की। पहले हम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जो कोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें शॉर्ट और MCQs उनको पहले देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रीम इंजैक्शन ऑपरेटर क्या होता है, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और इसकी ये एक एग्जाम्पल करनी है। उसके बाद स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है, इसकी आपने ये डेफिनेशन है ये करनी है और इसके साथ इसकी ये एग्जाम्पल करनी है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट MCQs है सी इन एंड सी आउट जो है ये डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट्स हैं। सी इन जो है वो बिलोंग करता है आई स्ट्रीम से, सी आउट जो है ये बिलोंग करता है ओ स्ट्रीम क्लासेस से। इसके अलावा ये जो सी इन है ये यूज़ किया जाता है इनपुट के लिए और ये सी आउट है ये यूज़ किया जाता है आउटपुट के लिए। ले जी लेक्चर 20 पे हम आ चुके हैं। लेक्चर 19 के जो अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और MCQs थे वो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद लेक्चर 20 की अगर बात करें तो लेक्चर 20 के अंदर सबसे पहला जो डेफिनेशन दोस्तों वो है जी सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर। ये सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर की आपने ये डेफिनेशन करनी है और इसकी ये छोटी सी एग्जाम्पल है ये साथ आपने करनी है। देन उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है जी ओवरलोडिंग फंक्शन ऑपरेटर। तो ये फंक्शन ऑपरेटर के ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि फंक्शन ये जो ऑपरेटर राउंड ब्रैकेट होती है जिसको हम फंक्शन ऑपरेटर कहते हैं, इसको करने के लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। ये आपके MCQs के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको 3 नंबर में भी ये सर पूछ सकते हैं कि जो फंक्शन ऑपरेटर होता है उसको ओवरलोड करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है। तो ये आपने चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है ये इसकी डेफिनेशन है और उसके बाद कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट यूनिरी ऑपरेटर हैं उनके ये नाम लिखे हुए हैं, वो सिंबल्स हैं, वो आपने चीज़ें कर लेने हैं। लेक्चर 20 खत्म। लेक्चर 21 की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता हो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, ये आपने करनी है दोनों डेफिनेशंस। उसके बाद दोस्तों आपने प्री फिक्स इंक्रीमेंट और प्री फिक्स डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है इसकी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास आ रहा है जी टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन दोस्तों क्या होती है, टाइप कन्वर्जन की कितनी यूज़र डिफाइंड क्लासेस होती हैं इसकी 4 यूज़र डिफाइंड इसमें क्लासेस फॉर यूज़र डिफाइंड क्लासेस के मतलब यूज़र डिफाइंड क्लासेस के लिए टाइप कन्वर्जन की दोस्तों 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है फॉर एनी अदर टाइप टू करंट टाइप और एक होती है फ्रॉम करंट टाइप टू एनी अदर टाइप। तो ये 2 टाइप्स हैं किसके लिहाज से, यूज़र डिफाइंड क्लासेस के लिहाज से, किसकी, टाइप कन्वर्जन की। तो इसको आपने 3 नंबर की शॉर्ट और MCQs के लिहाज से कर लेना।
ये जो हमारे KST लर्निंग के हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें एक चीज़ जो है वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपने करना है इनहेरिटेंस इन क्लासेस। इनहेरिटेंस क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन है। UML नोटेशन क्या होती है, मतलब अगर आपको एक इनहेरिटेंस की थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसकी UML नोटेशन बनाओ, तो इसकी डायग्राम, UML कहते हैं इनहेरिटेंस की डायग्राम क्रिएट करना नोटेशन के थ्रू, तो ये आपने डायग्राम करनी है इसकी। और उसके बाद इनहेरिटेंस की दोस्तों कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इनहेरिटेंस के 3 टाइप्स के नाम है। उसके बाद इस रिलेशनशिप की डेफिनेशन करनी है आपने, ठीक है जी। और उसके बाद इस रिलेशन की एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल दी गई है, ये आपने करनी है। उसके बाद एक्सेसिव मेंबर्स क्या होते हैं, इनकी आपने डेफिनेशन करनी है। एक्सेसिव मेंबर्स के अंदर पहले पब्लिक मेंबर्स, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड था, उसकी आपने डेफिनेशन की। उसके बाद यहाँ पे एलोकेशन इन मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर एलोकेशन कैसे की जाती है, उसकी ये डिफरेंट जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपने लाइन रीड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसकी आपने ये लाइन रीड करनी है। कंस्ट्रक्टर की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद ये भी कंस्ट्रक्टर के पॉइंट्स हैं, ये कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो है डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद दोस्तों कंस्ट्रक्टर डिफरेंट तरह के टाइप्स होती हैं कंस्ट्रक्टर की। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ये 3 टाइप्स हैं। सो आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपको 3 नंबर में पूछा जाता था कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों बेस क्लास इनिशियलाइजर क्या होता है, इसकी आपने डेफिनेशन पढ़ लेनी है। देन उसके बाद बेस क्लास इनिशियलाइज़र का ये MCQs पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, ये आपने MCQs के हवाले से पढ़ लेने हैं इनको। उसके बाद ये भी कुछ पॉइंट्स हैं इनिशियलाइजिंग मेंबर्स के रिलेटेड के, मतलब जब हम अपने मेंबर्स इनिशियलाइज करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये 2 ये आपने पढ़ लेने हैं, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टर की आपने डेफिनेशन पढ़ लेनी है। लेक्चर 23 की बात करते हैं। लेक्चर 23 के दोस्तों पहला जो पॉइंट है वो है जी आपका ये पब्लिक मेथड्स के बारे में। तो पब्लिक मेथड का ये कंसेप्ट लिखा हुआ है, एक लाइन की हाईलाइट मैंने की हुई है, इसको हाईलाइट लाइन को पढ़ लेना आपने। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आ रहा जी ये वाला प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से रिलेटेड पॉइंट, ये आपने पढ़ लेना। उसके बाद ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स के बारे में कुछ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना। तो ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस और ऑफ प्रोटेक्टेड मेंबर्स। तो दोस्तों प्रोटेक्टेड मेंबर्स का एक ही डिसएडवांटेज होता है, क्या बोला, ब्रेक्स इनकैप्सुलेशन के। ये जो है ना, अगर आप प्रोटेक्टेड मेंबर्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो इनकैप्सुलेशन है वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद इस रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपने करना है। और ये जो इसकी डायग्राम है इस रिलेशनशिप वाली, ये करनी है आपने। उसके बाद इस रिलेशनशिप के ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपने ये जो ऊपर अभी डायग्राम किया उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद जनरली बस आपने ये कंसेप्ट है MCQs के लिहाज से ये आपने कवर करना है कि ड्राइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो असल में बेस क्लास की एक किस्म होती है। देन ये भी ये वही बात लिखी हुई है, ड्राइव्ड क्लास इज़ अ बेस क्लास, के बेसिकली ड्राइव्ड क्लास बेस क्लास होती है। देन लेक्चर 24 पे दोस्तों अगर हम आएँ तो सबसे पहले इज़ अ रिलेशनशिप की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर की ये डेफिनेशन है, ये आपने करनी है, ठीक है जी। अभी कोडिंग का नहीं बता रहा, अभी कोडिंग का लास्ट में बताऊंगा, मतलब कि इस चैप्टर में कौन सा कोडिंग वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है तो वो बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के और MCQs बस बता रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे MCQs टाइप हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर के डेफिनेशन में आएंगे सिर्फ, और वो डेफिनेशन थोड़ी ही हैं। ज़्यादा पॉइंट जो है ना वो रीडिंग मटेरियल के लिए हैं, जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स ऊपर बताए हैं, वो जस्ट आपने ओनली रीडिंग करनी है ताकि आपके MCQs कवर हो जाए। उसके बाद दोस्तों शैलो कॉपी की ये डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे और जो है ना वो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यस ये आगे नेक्स्ट दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग की डेफिनेशन। ये आपकी कास्टिंग क्या होती है ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जी कास्टिंग कितनी तरह से की जाती है। कास्टिंग 2 तरह से की जाती है, एक होती है इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक होती है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग दोस्तों ऑटोमेटिकली हो जाती है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, जबकि जो एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है इसको करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों कुछ पॉइंट है कि ये जो एक्सप्लिसिट कास्टिंग है ये करने के कितने तरीके हैं दोस्तों। इसके लिए हम 4 जो है वो कास्टिंग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, कॉन्स्ट अंडरस्कोर कास्ट, डायनामिक अंडरस्कोर कास्ट और री इंटरप्रेट अंडरस्कोर कास्ट। तो सर ये पूछ सकते हैं आपको 3 नंबर में कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग करने के लिए हम कौन से 4 ऑपरेटर, कितने ऑपरेटर हैं। तो MCQs में ये आ सकता है कि उसके 4 जो है कास्टिंग ऑपरेटर्स होते हैं, और ये आपको 3 नंबर में पूछा जाता है कि वो 4 जो कास्टिंग ऑपरेटर्स हैं उनके नाम लिखो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
नेक्स्ट वो कह रहा है कि कास्टिंग जो है ना इनहेरिटेंस के लिहाज से कास्टिंग की दो काइंड्स होती हैं, यानी दो किस्में होती हैं। एक होती है अप कास्टिंग और एक होती है डाउन कास्टिंग। अप कास्टिंग क्या होती है कि जब आप ड्राइव टू बेस क्लास जाते हो तो इसको हम अप कास्टिंग कहते हैं, और डाउन कास्टिंग ये होती है जब आप बेस क्लास से ड्राइव क्लास की तरफ कास्टिंग करते हो। तो ये आपकी इनहेरिटेंस के लिहाज से कास्टिंग की दो किस्में हैं, ठीक है। तो ये आपने इनमें डिफरेंस याद रखना है कि किसके लिहाज से कितनी किस्में हैं, तो ये ना मिक्सअप कर दें बीच में। उसके बाद ये एक डायग्राम है दोस्तों अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग की, ये भी आपने करनी है ये डायग्राम, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें, ओके इलेक्शन 25 है। इलेक्शन में 25 के अंदर दोस्तों आपने ये ओवरराइडिंग और ये जो ओवरराइडिंग है इसकी ये डायग्राम है, ये आपने करनी है। उसके बाद ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये उसने डिफरेंस लिखा हुआ है। ये पहली लाइन जो है वो किसके बारे में है, फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, और दूसरी लाइन फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में है। तो इसको आपने पढ़ लेना, यह आपका दोनों में डिफरेंस था। उसके बाद हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों इनहेरिटेंस की हायरार्की क्या होती है, ये बेसिकली हायरार्की की डायग्राम है। बस इस डायग्राम को आपने एक दफ़ा देख लेना है, इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी। ये देखो सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट क्या है। ग्रैंड पेरेंट बेसिकली ये बता रहा है कि ये जो ग्रैंड पेरेंट ना ये बेसिकली पेरेंट है किसका, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 का, ठीक है। और ये जो चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 है ना, ये बेसिकली चिल्ड्रन है किसके, इस पेरेंट 1 के। मतलब पेरेंट 1 जो है ये पेरेंट है चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 का, और जो पेरेंट 1 पेरेंट 2 है इसका पेरेंट है ग्रैंड पेरेंट, ठीक है जी। यानी अगर हम इस लिहाज चलें तो ये फिर चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 का जो ये ग्रैंड पेरेंट है ये दादा अबू है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट लेक्चर 26 की अगर बात करें दोस्तों इसमें बेस इनिशियलाइजेशन क्या होती है, आपने इसके ये दो कंसेप्ट पढ़ लेने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो जो कहते हो ना ये पढ़ लेने हैं वो होते हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से, और जो डेफिनेशन होती हैं वो आपके जो है ना वो ज़्यादातर मोस्टली होती हैं 3 नंबर के क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। अच्छा उसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कितनी होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होती है। तो एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है कि इनहेरिटेंस की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होती हैं। उसके बाद आपको पेपर में 3 नंबर में पूछ सकता है कि उन 3 टाइप्स के नाम लिखो। तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस होती है। उसके बाद पब्लिक इनहेरिटेंस में जो है बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास की कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बेस क्लास की कौन सी चीज़ें ड्राइव्ड क्लास में यूज़ हो सकती हैं, मतलब क्या होती हैं। तो ये वो टेबल है, इस टेबल को आपने अच्छे से पढ़ लेना कि पब्लिक अगर इनहेरिटेंस हुई हो तो फिर जो है ये वाले कंसेप्ट होते हैं। अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हुई हो तो फिर ये वाला टेबल है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है जी। एमसीक्यूज़ के लिए ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सर ने आप पूछ सकते हैं कि इन दी फॉर्म ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर पब्लिक, देन व्हाट विल बी द ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ भी सर इस तरह से कोई एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। तो ये टेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट, तीनों टेबल्स एमसीक्यूज़ के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर 27 की अगर बात करें तो लेक्चर 27 के अंदर सबसे पहले आपको ये स्पेशलाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, इसके ये पॉइंट्स हैं कुछ, ये आपने पढ़ लेने एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट के दोनों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है दोस्तों, ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है, इसको आपने जो है बस रीड करना है, ओनली स्टडी करनी है इसकी, और कुछ भी नहीं है इसमें। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में और कुछ भी नहीं है, बस आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। अच्छा उसके बाद उसको कंपैरिजन ऑफ पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस, तो इनके दरमियान क्या डिफरेंस है पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस में। तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है सर ने, इसको आपने अच्छे से देख लेना है, ये आपके एमसीक्यू इसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 28 की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों लेक्चर 28 के अंदर दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है, ये आपने करनी है, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, ठीक है जी। उसके बाद वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, ये उसके 2 पॉइंट हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए assez इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि स्टैटिक वर्सेस डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है। दोस्तों स्टैटिक बाइंडिंग जो होती है इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, और डायनामिक बाइंडिंग को हम लेट बाइंडिंग कहते हैं। तो मैंने आपकी सामने के लिए देखें को वो चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे साथ लिख भी दी हैं। स्टैटिक बाइंडिंग दोस्तों कब की जाती है, जब हमारी कंपाइल टाइम के ऊपर स्टैटिक बाइंडिंग की जाती है, और डायनामिक बाइंडिंग कब की जाती है, ये रन टाइम के ऊपर की जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर 29 की अगर बात करें तो लेक्चर 29 के अंदर सबसे पहले दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंक्रीट क्लास क्या होती है, ये कंक्रीट क्लास की ये डेफिनेशन नंबर 1 है,
ठीक है, आप ये वाली डेफिनेशन निकालो यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर कंक्रीट, ये देखिए मैंने नीचे आपकी सामने के लिए लिखा हुआ है कंक्रीट क्लास डेफिनेशन, तो एक डेफिनेशन कंक्रीट क्लास की ये भी लिखी हुई है, तो ये आप ये एक सिंगल लाइन वाली ये कर लो, या आप ये ऊपर वाली कंक्रीट क्लास की डेफिनेशन कर लो, दोनों ठीक है। उसके बाद दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपकी पहली लाइन है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन है। उसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने करनी है। उसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए हम कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, तो इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ये आपने करना है। उसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शन की ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद वर्चुअल डिस्ट्रक्टर दोस्तों क्या होता है, तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड ये कुछ एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ लेना है। ये उसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हो आप, उसके एमसीक्यूज के लिहाज से भी आप बता सकते हो इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों वर्चुअल फंक्शन की यूजेस मतलब इस्तेमालात क्या हैं, मतलब वर्चुअल फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं उसके, या उसको इस्तेमाल करने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन आर यूज टू वेज, तो यहाँ पे एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है कि वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करने के कितने तरीके हैं। तो दोस्तों वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करने के दो तरीके हैं। अब कौन कौन से, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला तरीका है सिंपल वर्चुअल फंक्शन और दूसरा तरीका है प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर आप सिंपल वर्चुअल फंक्शन के तौर पर यूज़ करते हो तो इस तरह से डिक्लेयर करते हैं उसको, और अगर आप प्योर वर्चुअल फंक्शन के तौर पर यूज़ करते हो तो फिर इस तरह से उसे डिक्लेयर करते हैं। तो इसका ये देखें उसके दोनों तरीकों के नाम और उनको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है वो मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया आपके सामने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, और सॉरी लॉन्ग कह रहा हूँ, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। उसके बाद दोस्तों वी टेबल क्या होता है, ये वी टेबल की डेफिनेशन है, ये आपने पढ़नी है अच्छे से। वी टेबल की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। उसके बाद डायनामिक बाइंडिंग डिस्पैचिंग क्या होती है, तो ये उसका एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों इन केस ऑफ वर्चुअल फंक्शन कहते हैं जब हम वर्चुअल फंक्शन यूज़ करते हैं तो तब जो है हमारा कंपाइलर किस तरह से हमारे कोड को जनरेट करता है, मतलब क्या उसका सीक्वेंस होता है। तो ये उसके 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि इन द केस ऑफ वर्चुअल फंक्शंस कंपाइलर जनरेट कोड, तो कंपाइलर किस तरह से जनरेट कोड करता है जब हम वर्चुअल फंक्शन यूज़ करते हैं। तो उसके 3 पॉइंट हैं, सबसे पहले एक्सेस द ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेस द एसोसिएट वी टेबल, फिर कॉल द प्रोपशिएट फंक्शन। तो ये 3 पॉइंट आपने 3 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन है। बेसिकली क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल फंक्शन, मतलब आपको पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि वर्चुअल फंक्शन के डिसएडवांटेजेस लिखो। तो दोस्तों बेसिकली ये जो कंक्लूजन लिखी हुई है ना 2 पॉइंट में, ये बेसिकली दोनों पॉइंट आपके डिसएडवांटेज के लिए से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपको वर्चुअल फंक्शन की अगर पेपर में आता है 2-3 नंबर में कि वर्चुअल फंक्शन के डिसएडवांटेजेस लिखो, तो आपने ये 2 पॉइंट लिख के आ जाने हैं। उसके बाद लास्ट पे ये एक लाइन लिखी हुई है मोरल के लिहाज से, ये इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज के लिहाज से, इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। उसके बाद लेक्चर नंबर 30 में दोस्तों कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बेसिकली एक केस स्टडी है जो हमने करनी है, और वो केस स्टडी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो इसको ये चैप्टर पूरा ऐसे ही है, इसको बस हमने ऐसे स्किप कर देना। लेक्चर 31 पे चलते हैं। लेक्चर 31 के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, ये उसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद ये इसकी डायग्राम है मल्टीपल इनहेरिटेंस की, आपने ये डायग्राम अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद ये एक पॉइंट लिखा हुआ है एमसीक्यूज के लिए assez इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आपने। उसके बाद अगर दोस्तों हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये 3 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपने पॉइंट्स पढ़ लेने हैं 2, ये आपको 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको 3 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होती है दोस्तों, आपने ये इसकी डेफिनेशन है ये पढ़ लेनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऊपर ये वाला, ये आपके वर्चुअल फंक्शन इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना। उसके बाद कहता है हम वर्चुअल फंक्शन कब यूज़ करते हैं, तो आपको पेपर में पूछा जाता है व्हेन टू यूज़ वर्चुअल फंक्शन, कि हम वर्चुअल फंक्शन को कब यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ये आपने लिखना है पेपर में 3 नंबर में, ये पूछते हैं सर कि व्हेन टू यूज़ वर्चुअल फंक्शन, तो आपने ये लिख के आना है। उसके बाद लेक्चर 32 की अगर बात करें तो लेक्चर 32 के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपकी जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। उसके बाद जेनेरिक प्रोग्रामिंग के 3 आप एडवांटेजेस हैं, ये आपने करके आने पेपर में। तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग के हमारे पास बेसिकली 3 एडवांटेज हैं बड़े इंपॉर्टेंट, तो ये आपको 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ये आपने करने हैं पेपर में। उसके बाद टेम्पलेट्स क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो टेम्पलेट्स जो है ना ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज़ डन यूजिंग टेम्पलेट। तो आपको एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि हम अपनी जेनेरिक प्रोग्रामिंग जो है किसके थ्रू करते हैं, तो दोस्तों टेम्पलेट्स के थ्रू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है आपका। उसके बाद टेम्पलेट्स की कितनी किस्में होती हैं, 2 किस्में होती हैं, एक होती है दोस्तों फंक्शन टेम्पलेट, एक होती है क्लास टेम्पलेट। तो ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कितनी किस्में होती हैं टेम्पलेट की, और आपको 3 नंबर में शॉर्ट में भी वो सर पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है हमारे पास ये कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद फंक्शन टेम्पलेट क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद फंक्शन टेम्पलेट कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये उसके डिक्लेयर करने का तरीका लिखा हुआ है, आपने इसको भी कर लेना है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर चलें तो देखिए मैंने सिर्फ वही चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट लेक्चर 33 आ गया। लेक्चर 33 के अंदर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों ओवरलोडिंग वर्सेस टेम्पलेट, मतलब ओवरलोडिंग और टेम्पलेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आपने ये और ये 2 पॉइंट लिख देने हैं। ये दोनों पॉइंट बेसिकली डिफरेंस बता रहे हैं आपको ओवरलोडिंग और टेम्पलेट्स के दरमियान। देन उसके बाद लेक्चर 34 स्टार्ट हो गया। लेक्चर 34 के अंदर ओके कुछ यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। लेक्चर 34 की अगर बात करें दोस्तों हम, तो ये देखें लेक्चर 34 के अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, क्लास टेम्पलेट क्या होता है। तो क्लास टेम्पलेट की ये डेफिनेशन है, आपने ये डेफिनेशन करनी है क्लास टेम्पलेट की, ठीक है। और उसके बाद ये क्लास टेम्पलेट डेफिनेशन क्लास टेम्पलेट एज फॉलोज। और उसके बाद ये क्लास टेम्पलेट को बनाने का तरीका है, मतलब डिक्लेयर करने का तरीका। तो ये आपने इसका तरीका देख लेना है कि किस तरह से क्लास टेम्पलेट बनाई जाती है। तो क्लास टेम्पलेट की डेफिनेशन और उसके बाद उसको बनाने का तरीका ये लिखा हुआ था ऊपर, तो उसको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद लेक्चर ख़त्म, बस उसमें यही इंपॉर्टेंट था। लेक्चर 35 की अगर बात करें तो लेक्चर 35 के अंदर दोस्तों लेक्चर था, और ये जो मैंने आपको हाईलाइटेड चीज़ें करवाई हुई हैं, इंशाल्लाह आप अगर ये कर लेते हो तो 100% मार्क्स आप गेन कर लोगे। अगर ये मेरी बताई हुई आप सारे इंशाल्लाह जो कर लेते हो। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ये आपने 2 पॉइंट हैं, इसको पढ़ लेना एक दफ़ा, आपके MCQs के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। लेक्चर 36 की बात करते हैं। लेक्चर 36 के अंदर दोस्तों हमारे पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। लेक्चर 36 के अंदर दोस्तों पार्शियल स्पेशलाइजेशन क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन है, आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये आपके MCQs के लिए ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक टेम्पलेट दिया जाएगा और पूछा जाता है कि ये क्या है, ये एक जनरल टेम्पलेट है, ये एक पार्शियल स्पेशलाइजेशन है, ये एक कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है, क्या है। तो आपने उसमें से बताना होगा कि उसको देखकर जो है वो MCQs नीचे टिक करना होगा कि ये एक पार्शियल स्पेशलाइजेशन है, ये कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है या फिर जनरल टेम्पलेट है। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने चेक कर लेना। उसके बाद ऊपर ये पार्शियल स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन है, इसके बाद कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। यहाँ पे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन वैसे तो नहीं लिखी हुई यहाँ पे हैंडआउट्स में, तो आपने इंटरनेट से सर्च करके जो है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है आपके उसके लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से। नेक्स्ट लेक्चर 37 की बात करते हैं। लेक्चर 37 के अंदर दोस्तों आपका जो है ना रीसोल्यूशन आर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके 3 नंबर के लिहाज से। ये देखो सर पूछ सकते हैं आपको कि रीसोल्यूशन आर्डर क्या होता है, मतलब जब हम दोस्तों ऑर्डिनरी फंक्शन यूज़ करें एक साथ, जब हम कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, पार्शियल स्पेशलाइजेशन और जनरल टेम्पलेट जब यूज़ करते हैं तो हमारा कंपाइलर किस तरतीब से लेके चलता है उनको। दोस्तों कंपाइलर सबसे पहले आपका ऑर्डिनरी फंक्शन रन करता है, फिर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन रन करता है, फिर पार्शियल स्पेशलाइजेशन रन करता है और फिर चौथे नंबर पे जेनेरिक टेम्पलेट रन करता है। तो ये मैंने नंबरिंग भी साथ दे दिया 1 2 3 4, मतलब सबसे हाई प्रायोरिटी होती है इसकी ऑर्डिनरी फंक्शन की, दूसरे नंबर पे हाई प्रायोरिटी होती है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की, तीसरे नंबर पे पार्शियल स्पेशलाइजेशन और चौथे नंबर पे जेनेरिक टेम्पलेट। तो आपने इस तरतीब को याद रखना है, ये आपको 3 नंबर में या फिर सर MCQs में भी पूछ सकते हैं इनकी रीसोल्यूशन आर्डर। ये टेम्पलेट में से ज़्यादा आपके MCQs या फिर शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग नहीं ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लेक्चर 38 में भी दोस्तों कुछ भी नहीं था और कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेक्चर नंबर 39 की अगर बात करें तो लेक्चर नंबर 39 के अंदर भी कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं, कोई अच्छी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखें, पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों टेम्पलेट के एडवांटेजेस, मतलब टेम्पलेट जब हम यूज़ करते हैं तो उसके हमें क्या क्या एडवांटेज हैं, वो एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। उसके बाद टेम्पलेट के हमें डिसएडवांटेज क्या हैं, ये भी आपने अच्छे से कर लेने हैं, ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेज हैं टेम्पलेट्स के, वो आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया, लेक्चर नंबर 40। अब दोस्तों यहाँ से लेक्चर नंबर 40 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स हैं आपके थ्योरेटिकल के लिहाज से के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों कर्सर क्या होता है, ये कर्सर की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद एग्रीगेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये एग्रीगेट ऑब्जेक्ट की भी डेफिनेशन, मतलब इन 2 लाइन्स में, पहली लाइन में ये कर्सर की डेफिनेशन है, दूसरी लाइन में ये एग्रीगेट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। उसके बाद कर्सर के लिए हम कौन कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं, ये उन 3 फंक्शन के नाम लिखे हुए हैं। तो ये आपने एक दफ़ा बस पढ़ लेने हैं, उसके बाद कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कर्सर के यूज, मतलब इस्तेमालात। आपको पेपर में आ सकता है कि कर्सर के इस्तेमालात लिखो, तो आपने बस ये 1.5 लाइन लिखा नहीं, तो ये कर्सर के इस्तेमालात में आएगी। उसके बाद दोस्तों ये कर्सर कैसे बनाया जाता है, उसकी ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपने कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों कर्सर की कंक्लूजन, मतलब फाइनली ये देखें साहब ने कुछ सर ने लिखा था कर्सर कंक्लूजन, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए देखें यहाँ पे लिख दिया है कि ये बेसिकली ना कर्सर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपको कर्सर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आते हैं तो दोस्तों इसके ना 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक एडवांटेज हैं, मतलब ये वाली पूरी लाइन,
यहाँ तक, और उसके बाद ये वाली पूरी लाइन, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये दो एडवांटेज हो गए। तो ये पहला एडवांटेज होगा कर्सर का और ये दूसरा एडवांटेज हो गया। उसके बाद ये जो लास्ट वाला पॉइंट ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लास्ट वाली जो लाइन है हाईलाइट की हुई है, ये इसका बेसिकली कर्सर का डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने के लिए देखें, साथ मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि ये एडवांटेज है और ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज़ आइटरेटर, ये आइटरेटर की डेफिनेशन है, आपने इसको पढ़ लेना है। जो मैंने ये हाईलाइट सिर्फ 2.5 लाइन की है, इसको अपने अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों जेनेटिक आइटरेटर या जिसको हम जनरल आइटरेटर कहते हैं, इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने इसको पढ़ लेना है 2.5 लाइन की। उसके बाद लास्ट पे दोस्तों क्या है, लास्ट पे आपके आइटरेटर की एडवांटेजेस लिखे हुए हैं 3, ये आपने 3 एडवांटेज का लेना है, आपके 3 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद लेक्चर नंबर 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, थ्रेटिकल के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एमसीक्यू बन क्या सकता है कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो STL स्टैंड फॉर, यहाँ इसका शॉर्ट आपको स्टैंड फॉर पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों ये STL की हिस्ट्री है, ये जो मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट की हुई है हिस्ट्री है, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है कि STL की हिस्ट्री बताओ। उसके बाद दोस्तों STL की डेफिनेशन, तो यहाँ से ये जो मैंने यहाँ से शुरू किया ना, STL इज़ डिज़ाइन टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये 2.5 लाइन जो है STL की डेफिनेशन में आएगी। उसके बाद दोस्तों STL स्टैंड जो टेम्पलेट लाइब्रेरी है, उसके 3 की कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, कंटेनर, आइटरेटर और एल्गोरिदम, ये 3 इसके की कंपोनेंट्स हैं किसके, STL के। उसके बाद दोस्तों STL जो है इसके एडवांटेजेस, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है STL प्रमोट्स यूज़, तो बेसिकली ये इसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। ठीक है जी, 4 एडवांटेज लिखे हुए हैं, ये पहला एडवांटेज है यहाँ तक। उसके बाद सेव आवर डेवलपमेंट टाइम दूसरा एडवांटेज, कास्ट, और उसके बाद ये 4 एडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन उसके बाद STL कंटेनर्स क्या होते हैं, ये कंटेनर की डेफिनेशन है। उसके बाद STL कंटेनर की कितनी टाइप्स होती हैं, ये उन टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद 1 बाय 1 उन टाइप्स की डेफिनेशन है। सीक्वेंस कंटेनर क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद सीक्वेंस कंटेनर में दोस्तों मैंने आपकी समझ के लिए देखो आगे लिख दिया है, ये बेसिकली एल्गोरिदम है कि जो सीक्वेंस कंटेनर में कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, ये वो लिखा हुआ है। वेक्टर यूज़ होता है उसमें, ठीक है। अब वेक्टर क्या होता है, हर किसी के नीचे डेफिनेशन में लिखी हुई है वेक्टर की पॉइंट। उसके बाद DQ उसमें यूज़ होता है, और जो है ये लिस्ट यूज़ होती है, ठीक है। और हर किसी का नीचे बिल्ट इन कोड, ये सारे कोड बिल्ट इन है, ये आपने कोई रिटर्न नहीं करना, बिल्ट इन कोड है, आपने जो है ना वो बिल्ट इन, इसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करते, सारे बिल्ट इन फंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर चलें तो एसोसिएटिव कंटेनर क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद दोस्तों इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये उसके नीचे डिटेल भी है, उसको भी हाईलाइट किया हुआ है, तो उसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एसोसिएटिव कंटेनर में कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से हैं, सेट है, मल्टी सेट है, मैप है और मल्टी मैप है। आगे इनकी कोडिंग करवाई गई है, ये बिल्ट इन कोडिंग है, ये आपने जो है ना वो इनकी कोडिंग ना करें, छोड़ दें इनकी कोडिंग, ठीक है। मेन चीज़ थी उसकी डेफिनेशन और उनके पॉइंट्स। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जी हमारे पास फर्स्ट क्लास कंटेनर क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। उसके बाद कंटेनर अडाप्टर्स क्या होते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है, ये करनी है। उसके बाद कंटेनर अडाप्टर में कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ होते हैं वो लिखे हुए हैं, तो ये स्टैक, क्यू और प्रायोरिटी क्यू जो है वो इसमें एज ए एल्गोरिदम यूज़ होते हैं। उसके बाद दोस्तों वो कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो तमाम के तमाम कंटेनर्स में यूज़ होते हैं, तो ये उन तमाम फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं। तो आपने इनको जैसे पढ़ लेना, ये आपको MCQs में पूछा जाता है कि क्या ये फंक्शन कि सब कंटेनर में यूज़ होता है या नहीं होता, तो आपको इस तरह से पूछा जाता है। तो इसके बाद आपने नाम अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है। यहाँ किसी की वर्किंग भी पूछी जाती है आपको MCQs में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फंक्शंस फॉर फर्स्ट, मतलब ऐसे फंक्शन जो सिर्फ फर्स्ट क्लास कंटेनर में यूज़ होते हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो इनको आपने जैसे एक दफ़ा पढ़ लेना। उसके बाद कंटेनर रिक्वायरमेंट, मतलब कंटेनर्स को यूज़ करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है, तो ये आपको कुछ पॉइंट है, कॉपी, कंस्ट्रक्टर, असाइनमेंट, ऑपरेटर, ये कुछ पॉइंट है, ये आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद लेक्चर 42 स्टार्ट हो गया। 42 के अंदर दोस्तों सबसे पहले आइटरेटर क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आइटरेटर की कितनी किस्में होती हैं या आइटरेटर की कितनी कैटेगरीज होती हैं, तो ये 5 कैटेगरीज होती हैं आइटरेटर्स की, तो ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद हर कैटेगरी की अगर डेफिनेशन है, ये आपने पढ़ लेनी है। इनपुट आइटरेटर, आउटपुट आइटरेटर, फॉरवर्ड आइटरेटर, बाई डायरेक्शनल आइटरेटर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए ऐसे भी और शार्ट के लिए ऐसे भी। उसके बाद रैंडम एक्सेस आइटरेटर क्या होता है, तो ये सारी उसकी कैटेगरी के डेफिनेशन होगी। उसके बाद दोस्तों ये डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों कंटेनर एंड आइटरेटर टाइप के, मतलब अगर आपका सीक्वेंस कंटेनर हो तो उसमें आइटरेटर की कौन कौन सी टाइप यूज़ होती है, तो ये वहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखो कहता है अगर ये वाला कंटेनर हो तो उसमें ये वाला आइटरेटर यूज़ होगा, अगर ये वाला कंटेनर हो तो उसमें ये वाला आइटरेटर यूज़ होगा, और अगर ये वाला कंटेनर होगा तो उसमें ये वाला आइटरेटर यूज़ होगा। तो इस तरह बाकी भी सारा बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव कंटेनर के अंदर कौन जो कंटेनर्स थे वो, और उसमें कौन कौन सी आइटरेटर की टाइप यूज़ होती है वो लिखी हुई है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद कंटेनर अडाप्टर के अंदर कौन कौन से कंटेनर है और उसमें आइटरेटर की कौन सी कैटेगरी यूज़ होती है वो लिखी हुई है, टाइप कौन सी यूज़ होती है। उसके बाद दोस्तों वो कौन से ऐसे जो है ऑपरेटर्स हैं जो हमारे तमाम के तमाम आइटरेटर्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये उन 2 के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद इनपुट आइटरेटर में कौन कौन से कौन कौन से ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं, ये वो ऑपरेटर लिखे हुए हैं। उसके बाद आउटपुट आइटरेटर के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं, ये वो लिखे हुए हैं।
बाई डायरेक्शनल आइटरेटर के अंदर कौन से हमारे पास 2 ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं, ये वो हैं। उसके बाद फाइनली रैंडम एक्सेस आइटरेटर के अंदर ये सारी ऑपरेटर जो है ये सपोर्ट करते हैं, तो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। तो ये आपका थ्योरेटिकल के लिए ऐसे 41, 42 एंड 43, 41 एंड 42 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल के लिहाज से। उसके बाद ये लास्ट पे एल्गोरिदम क्या होता है, ये उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 43 स्टार्ट हो गया। तो लेक्चर 41 एंड 42 आपकी थ्योरेटिकल मतलब शॉर्ट और एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट 2 लेक्चर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे 43 के दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग क्या होती है, ये उसका पॉइंट लिखे हुए हैं, आपने इसको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों एरर हैंडलिंग जो है ना उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं, ये उन 5 टेक्निक्स के नाम लिखे हुए हैं। तो आपने हर टेक्निक की डेफिनेशन और हर टेक्निक का कोड जो है वो करना है। तो डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, कोड में आपको लास्ट पे जो है मैंने आपको बता दिया कि वो मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स के कोड, वो आपने टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये डेफिनेशन है किसकी, ग्रेसफुल टर्मिनेशन की, तो ये इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद इसका कोड करना है जो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। उसके बाद एरर हैंडलिंग क्या होती है, ये रिटर्न इलीगल वैल्यू क्या होती है, ये उसकी डेफिनेशन है और उसका कोड करना है आपने। उसके बाद रिटर्न एरर कोड क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है, उसका कोड करना है आपने। छोटे स्मॉल कोड हैं उसके। उसके बाद दोस्तों एरर हैंडलिंग क्या होती है, ये उसके फाइनल कुछ पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के लिए ऐसे बस इंपॉर्टेंट है, आपने इनको जस्ट रीड कर लेना एक दफ़ा, बस रिटर्न लगाना है इनको, जस्ट रीडिंग करनी है, जो पॉइंट होते हैं उनको जस्ट रीड करते हैं। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ये उसकी डेफिनेशन है, इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ आपने रीड करने हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करने की क्या प्रोसेस होता है प्रॉपर, उनको जस्ट आपने रीड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर 44 के अंदर। लेक्चर 44 के अंदर दोस्तों आपने बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रैक्टिकल करना है और ये कुछ पॉइंट हैं, इसको बस रीड कर लेना आपने, ठीक है जी। एमसीक्यूज के लिए हाथ से आपको इसमें से कुछ पॉइंट आ सकता है, इसलिए आपने उसको जस्ट ओनली रीड कर लेना। उसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट दोस्तों ये भी कुछ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। देयर आर 2 वेज टू कैच मोर देन 1 ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल कैच हैंडल, मतलब कहता है एक सिंगल कैच हैंडल के थ्रू हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से कैच करते हैं, उसके 2 तरीके हैं। तो ये 2 तरीकों के नाम लिखे हुए हैं, ये आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए आज इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं दोनों पॉइंट। उसके बाद दोस्तों लेक्चर 45 के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग वाला, उसका कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वेबसाइट पे, वो आपने कर लेना है। ले यहाँ तक आपकी जो दोस्तों CS 304 और CS 304 प्रैक्टिकल के जो MCQs और शॉर्ट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट और MCQs आपके प्रिपेयर हो गए। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे कि हमारे सबसे पहले बात करते हैं CS 304 की, कि CS 304 के लिहाज से वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जिनका हमने कोडिंग करनी है। दोस्तों एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कोड भी करने के लिए दिया जा सकता है, मतलब एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इसका कोड करके दिखाओ, या फिर आपको कोड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इसकी आउटपुट फाइंड करके दो। तो आउटपुट भी आप तब ही फाइंड कर सकते हो जब आपको ये कोडिंग आती होगी, मतलब जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए दोस्तों आपने मेरे जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं CS 304 के, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर प्रिपेयर कैसे करने हैं उसके लिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स वाले ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे दोस्तों हमारे CS 304 के शॉर्ट लेक्चर, जो कि आपके CS 304 और CS 304 प्रैक्टिकल दोनों के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों लेक्चर नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पे ये सिर्फ आप लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट और MCQ मैंने आपको बता दिए हैं, तो वो जो बताने थे मैंने बता दिए हैंडआउट्स में से। अब ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके नाम देखने कौन से चैप्टर क्वेश्चन आपने करने हैं। लेक्चर नंबर 19 के दोस्तों आपने इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है। लेक्चर 20 के अंदर आपने सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर, फंक्शन ऑपरेटर और नेगेशन ऑपरेटर इनको ओवरलोड करके दिखाना है, ठीक है जी। तो आपको अब चाहे पेपर में कोडिंग करने के लिए कही जाए या आप कोड दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसके आउटपुट फाइंड करो, तो अगर आपने ये जो मैंने आपको हर लेक्चर के अंदर ये जो टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आपने इनके अच्छे से कंसेप्ट ले लिए तो आपको चाहे कोई भी कोड आ गया आप उसकी आउटपुट भी ईजिली फाइंड कर सकोगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। उसके बाद दोस्तों लेक्चर 21 के अंदर आपने यूनिटी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है और साथ ही साथ आपने टाइप कन्वर्जन करके दिखानी है। लेक्चर 23 की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, मतलब एक्सेसिंग बेस क्लास मेंबर फंक्शन इन ड्राइव क्लास किस तरह की जाती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, ये करनी है आपने। उसके बाद लेक्चर 24 के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये टॉपिक के नाम भी मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे तो आप वहाँ से देख सकते हैं सारे, ठीक है जी। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके किसके लिहाज से, CS 304 के लिहाज से। अब मैं बात करता हूँ CS 304 प्रैक्टिकल के लिहाज से। तो CS 304 प्रैक्टिकल में चूँकि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 45 तक सारे लेक्चर इंक्लूड होंगे, तो दोस्तों ये वो आपके लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 45 तक ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपके CS 304 प्रैक्टिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है जी। तो ये भी सारे के सारे टॉपिक्स के नाम मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये प्रिपरेशन वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, जिसमें आपको CS 304 और CS 304 प्रैक्टिकल के सारे MCQs, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने हाईलाइट करवा के बता भी दिए हैं कैसे क्या करने थे। उसके बाद जो दोनों सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर देखे चैप्टर वाइज जो है बता दी है कि इसमें ये कोडिंग आपने ये टॉपिक की कोडिंग आपने करनी है, और इन टॉपिक्स के नाम और इनकी कोडिंग आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज के ऊपर, जो मैंने आपको वो पेज बताया था KST लर्निंग सॉल्व पेपर्स वाला, इस पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, और साथ साथ हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप इस यहाँ पे आएँ, सारी चीज़ें डाउनलोड करें, उनको चीज़ें प्रिपेयर करें, 100% मार्क्स गेन करें, और फाइनली जो है KST लर्निंग की वेबसाइट को भी और KST लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।